गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 5 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और इसके साथ ही साथ अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पर्सनली तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ प्रत्येक दिन मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर जाकर के ज्वाइन कर लें। ना सिर्फ पीडीएफ, दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन का पीडीएफ, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे विजडम एजुकेशन सर्च कीजिए, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को जो देख रहे हैं इसको पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग दीजिए। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। देखिए, पूरा विश्व में वर्तमान में लिथियम काफ़ी चर्चा में है। उसका रीज़न है कि हमें नेट न्यूट्रल करना। भारत का टारगेट 2070 तक है, विश्व के अन्य देशों का भी टारगेट है नेट न्यूट्रल करना। तो नेट न्यूट्रल करना है तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए, इसे बनाने के लिए, इसके निर्माण के लिए हमें लिथियम की आवश्यकता होती है। तो लिथियम काफ़ी चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कल का अगर डिस्कशन आपने ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग के लिए इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग के लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है चीन, सी है चिली या डी है अमेरिका। सभी लोग पॉज करके इसका अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो का आखिर में डिस्कस कर दूंगा दोनों ही पर्सपेक्टिव से। एक तो लिथियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार कौन देश में है, और साथ ही साथ लिथियम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कौन देश करता है। दोनों ही पर्सपेक्टिव को मैं वीडियो के आखिर में डिस्कस कर दूंगा। गलवान में सैनिकों ने लहराया तिरंगा। तो हमारे देश के जो गलवान घाटी का इंसिडेंट आप सभी को याद होगा। हमारे देश के 20 वीर जवान शहीद हुए थे गलवान घाटी में, और कम से कम 34 चीन के सैनिक मारे गए थे गलवान घाटी में। तो उसी जगह एग्जैक्टली हमारे देश के सैनिक वहाँ पे पहुँच करके तिरंगा के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचाया। इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखिएगा तो इंडिया चाइना रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टेलीग्राम चैनल पे कल मैंने एक पोस्ट किया था और मैंने लिंक डाल दिया था इंडिया चाइना रिलेशन, जो मैंने वीडियो काफ़ी पहले बनाया था, तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। हफ्ते भर अंतरिक्ष में रहेगा भारत का पहला मानव मिशन। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रत्येक 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से जो भाषण देते हैं, कुछ न कुछ घोषणा कर देते हैं। 2018 में जो वो भाषण दे रहे थे, 15 अगस्त 2018 को जब वो लाल किला के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने घोषणा किया था कि 2022 तक, यानी जब हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे होंगे, उस वर्ष हम अंतरिक्ष में मानव को भेजेंगे। और इसी योजना का नाम था गगनयान। गगनयान योजना का सिंपल मतलब ये है कि अंतरिक्ष में मानव जाएगा और 7 दिन तक मानव वहाँ पर रहेगा। तो इसमें टोटल 3 प्रोजेक्ट हैं। गगनयान योजना के तहत टोटल 3 प्रोजेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि इनिशियली हम आदमी को भेज रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है। इनिशियली क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम वहाँ पे अंतरिक्ष में जो है एक रोबोट को भेजेंगे और रोबोट जाएगा और रोबोट फिर नीचे आएगा। उसके बाद दूसरा मिशन जो होगा उसमें भी हम रोबोट को भेजेंगे, और रोबोट का 2 मिशन अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके बाद तीसरा में जो है हम आदमी को भेजेंगे। तो सबसे पहले हम रोबोट को भेजेंगे अंतरिक्ष में, दूसरे मिशन में भी हम रोबोट को भेजेंगे, और दोनों मिशन सफल रहता है तो तीसरे मिशन में हम आदमी को भेजेंगे, जो कि अंतरिक्ष में जाकर के 7 दिन बिता करके आएगा। इस अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर ऊपर, जो हमारे अंतरिक्ष में 300 से 400 किलोमीटर के रेंज में रखा जाएगा, जिसे लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी के ऊपर 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। इसके कई सारे पॉइंट हैं। अगर गगनयान योजना है तो उसका कई सारे पॉइंट है, जैसे पुनः प्रवेश मिशन। नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी मिसाइल को छोड़ते हैं, हम किसी
उपग्रह को छोड़ते हैं तो वैसे कंडीशन में उपग्रह सीधे चला जाता है, वो फिर लौट के पृथ्वी पर नहीं आता। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी हमारे लिए कि अगर हम ऐसा सिस्टम बनाए जो कि ऊपर जाए उसके बाद फिर नीचे लौट के भी आए। तो पुनः प्रवेश मिशन था, क्रू एस्केप मिशन था, क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन था, तापीय संरक्षण व्यवस्था थी, मंदक और प्रवर्तन व्यवस्था थी। ये सारा का सारा पॉइंट था, ये सारे की सारी व्यवस्था करना पड़ा हमें ताकि हम गगनयान योजना को सफल बनाएं और फाइनली हमने उसे सफल बना लिया है। इस न्यूज़ में चर्चा यही है कि हफ्ते भर में अंतरिक्ष में रहेगा पहला मानव मिशन, यानी पहला मानव मिशन जो है लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट ये मानव मिशन नहीं होगा, ये रोबोट मिशन होगा। जो हम लॉन्च करने वाले हैं अभी वो पहला रोबोट मिशन होगा जो हम गगनयान के रूप में अंतरिक्ष में भेजेंगे। और 2 रोबोट मिशन हमारा सफल होता है तब जाकर के तीसरा मिशन जो होगा वो मानव मिशन होगा एग्जैक्टली। पराली न दिवाली फिर भी दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब। देखिए इस टॉपिक में मैं डिस्कस आपके साथ आज नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न है कि कई बार हमने डिस्कस किया है। अगेन मैं ये आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ कि दिल्ली एयर पोल्यूशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दिल्ली एयर पोल्यूशन का क्या कारण है, क्या उसका रीज़न है, क्या सॉल्यूशन है और आपको क्या क्या प्रयास करना चाहिए, आप क्या सजेशन देंगे कि दिल्ली एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाए, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे सितंबर माह से लेकर के 15 सितंबर से लेकर के 15 मार्च तक एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे मज़ा आया पढ़ के इस टॉपिक को। नेट जीरो कार्बन लक्ष्य के लिए परमाणु ऊर्जा भी अहम स्रोत जारी की रिपोर्ट। देखिए बिहार का जो एग्जाम होता है खास करके बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु ऊर्जा से, तो पक्का एक क्वेश्चन रहता है मेंस में, अन्य आयोगों में भी क्वेश्चन रहता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन रहता है। लेकिन इसका जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे है कि ये जो है एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है अनिल काकोदरकर एक रिपोर्ट जारी किए हैं और ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि हमें 2070 तक नेट न्यूट्रल करना। अगर नेट न्यूट्रल आपको करना है 2070 तक तो ऐसे कंडीशन में परमाणु ऊर्जा की क्षमता को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ पॉइंट इन्होंने बताया। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत में वर्तमान में अभी जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो है 6780। आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हैं 6, 7, 8 लगातार कंटिन्यूस में 3 नंबर हैं और उसके बाद 0 लगा दीजिए तो इतना मेगावाट 6780 इतना मेगावाट वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता है जो परमाणु उत्पादन होता है। कुल बिजली को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा क्षमता का जो योगदान है महज 3% है। लेकिन इसको बढ़ाने का लक्ष्य है, सरकार का टारगेट है 2030-31 तक 22.5 मेगावाट बिजली क्रिएट किया जाए, 22.5 गीगावाट बिजली यानी 22,480 मेगावाट बिजली क्रिएट किया जाए परमाणु ऊर्जा से। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट का चर्चा इन्होंने किया। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का सबसे अधिक काम चीन और भारत में चल रहा है। ये सब जो पॉइंट है ये सब पॉइंट नॉर्मली किसी जो बुक आप खरीदेंगे बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये सब के साथ पॉइंट जो है नॉर्मली एडिटोरियल वगैरह में ही मिलता है या पेपर में ही मिलता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए राइटर का कहना है कि विश्व में सबसे अधिक न्यूक्लियर का जो है न्यूक्लियर प्लांट का स्थापना इंडिया और चीन में हो रहा है और इंडिया में 72 नए रिएक्टर की स्थापना होने वाला। इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम 2070 तक नेट न्यूट्रल करना चाहते हैं, इसलिए हम परमाणु ऊर्जा के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इसका ये भी एस्पेक्ट है कि जो परमाणु ऊर्जा होता है वो सबसे स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है। और राइटर ने कुछ कोटेशन दिया, कुछ डाटा दिया। डाटा ये है कि परमाणु ऊर्जा प्लांट में 5.1 से लेकर के 6.4 ग्राम प्रति किलोवाट प्रदूषण उत्पन्न होता है। यानी 1 किलोवाट अगर हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं
तो उसमें महज 5.1 ग्राम से लेकर के 6.4 ग्राम तक ही प्रदूषण क्रिएट होता है। जबकि अगर हम पनबिजली के माध्यम से 1 किलोवाट पनबिजली के द्वारा अगर हम ऊर्जा क्रिएट करते हैं तो 6 से लेकर के 147 ग्राम तक प्रदूषण क्रिएट होता है। सोलर की बात करते हैं तो सोलर में 1 किलोवाट सोलर में बिजली उत्पन्न करने से 8 से लेकर के 83 ग्राम तक पॉल्यूशन क्रिएट होता है। पवन ऊर्जा की मैं बात करूं तो लगभग 16 ग्राम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। गैस आधारित ऊर्जा की मैं बात करूं तो लगभग 513 ग्राम क्रिएट होता है। और कोयला की मैं बात करूं तो 751 ग्राम प्रदूषण क्रिएट होता है। तो आप सोच के देखिए, इसमें सब में कंपेयर कीजिए कि परमाणु ऊर्जा प्लांट में 1 किलोवाट में सिर्फ आपको लगभग 5 ग्राम पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जबकि कोयला में 751 ग्राम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। गैस आधारित बिजली में 513 ग्राम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सोलर ऊर्जा में 8 से लेकर के 83 ग्राम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। पवन ऊर्जा में 16 ग्राम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। पनबिजली में लगभग 147 ग्राम क्रिएट होता है। तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा है हमारा परमाणु ऊर्जा। तो ये डाटा को कोट करते हुए राइटर का कहना है। तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा क्या है? परमाणु ऊर्जा। तो निश्चित तौर पे हमें नेट न्यूट्रल करना है 2070 तक, तो परमाणु ऊर्जा के इम्पोर्टेंस को हमें बरकरार रखना होगा। ये कहना है परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का। दुबई का एमआर ग्रुप श्रीनगर में बनाएगा विश्व स्तरीय शॉपिंग मॉल। दुबई की बहुत फेमस कंपनी है और ये फेमस कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि इन्होंने दुबई मॉल बनाया। साथ ही साथ बुर्ज खलीफा आपने सुना होगा, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसने भी बनाया है एमआर ग्रुप ने। तो एमआर ग्रुप दुबई की सबसे फेमस बिल्डर कंपनी है, जो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में विश्व स्तरीय शॉपिंग मॉल बनाएगा। अब देखिए, इसका 2 पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जम्मू कश्मीर में जो हम आर्टिकल 370 रिमूव किया, वैसे कंडीशन में विश्व के देश जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर का विकास होगा, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा, जम्मू कश्मीर में नौकरी बढ़ेगी और साथ ही साथ विश्व स्तर पर जम्मू कश्मीर को स्वीकृति मिल रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। वैसे भी हमेशा यूएई के अगर आप देखेंगे, यूएई ने हमेशा ये समर्थन किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जबकि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट, जब 2 देश का रिलेशन होता है तो 2 देश का रिलेशन नॉर्मली हित पे आधारित होता है। 2 देश का दोस्ती जो है किसी हित पे आधारित होता है, और हित क्या है? दुबई या सऊदी अरब या यूएई आज के समय में विश्व में निवेश क्यों कर रहा है, उसका रीजन है वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट। वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट क्या है? वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली देखिए, कोल जो होता है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है, वो ब्लैक ऑयल होता है, ब्लैक ऑयल। इन देशों को, जो खाड़ी के देश हैं, इन देशों को एक बात पता चल गया, और इन्हें पता चल गया है कि हम अपने जितना भी हमारे पास स्टॉक था पेट्रोलियम रिजर्व का, उसका 50% ये देश यूज कर चुके हैं। जितना भी इन देशों के पास, जितना भी खाड़ी देशों के पास पेट्रोलियम का रिजर्व था, उसका 50% ये देश यूज कर चुके हैं 2016 में ही। तो 2016 में ही इसके आधी रिजर्व समाप्त हो चुका। तो इस बात की आइडिया इन देशों को है कि हमारा आधा रिजर्व समाप्त हो चुका है 2016 में। आगामी 50 वर्ष में, 60 वर्ष में या 100 वर्ष में पेट्रोलियम इन देशों के पास समाप्त हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में ये देश जो है पेट्रोलियम से आगे बढ़ते हुए अन्य चीज़ों पे अपनी अर्थव्यवस्था को मूव कर रहे हैं। इसे ही कहा गया वाइट ऑयल कॉन्सेप्ट, मतलब पेट्रोलियम की जगह ये देश अन्य चीज़ों पे अपनी अर्थव्यवस्था को मूव कर रहे हैं। जैसे आईटी सेक्टर में ये देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मंगलयान पे इन लोग का मिशन गया है, जैसे आप देखेंगे टूरिज्म सेक्टर में ये देश आगे बढ़ रहे हैं। अब तो सऊदी अरब भी अपने यहाँ टूरिज्म खोल लिया। तो इस तरह का नवीन नवीन तकनीक का प्रयोग ये देश कर रहे हैं, और साथ ही साथ भारत जैसे देश में ये देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इनको अच्छा खासा रिटर्न की प्राप्ति होगा। तो बेसिकली
वाइट ऑयल कंसेप्ट का मतलब ये है कि ब्लैक ऑयल के जगह यानी पेट्रोलियम की जगह अन्य चीज़ों की तरफ ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। LIC की संपत्ति 34 लाख करोड़ पार, कई देशों की जीडीपी इससे कम, निश्चित तौर पे पाकिस्तान की जीडीपी तो पक्का इससे कम है। अब सोच कर देखिए कि एक कंपनी है LIC और LIC की जीडीपी या LIC की टोटल टर्नओवर है 34 लाख करोड़ रुपया। पूरे पाकिस्तान की इतनी जीडीपी नहीं होगी जितनी हमारी सिर्फ एक कंपनी की संपत्ति है। तो LIC यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है यह। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। भारतीय संसद में भारतीय संसद बीमा अधिनियम के द्वारा 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि LIC की स्थापना कब हुआ है? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम को बाजार में लगातार नवीन और लाभदायक नीति को लाने के लिए जाना जाता है। कई सारे पॉलिसी आप देखेंगे कि ये लाती रहती है। सामान्य तौर पे LIC को बीमा बाजार में एक बेंचमार्क माना जाता है। और वनडे एग्जाम के लिए याद रखेंगे, आप लोग याद रखिएगा कि प्रगति ऐप लाया, प्रगति हाल फिलहाल में सितंबर 2021 में प्रगति ऐप लाया गया है LIC के द्वारा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस LIC ने कौन सा ऐप लाया है? तो प्रगति ऐप लाया। और LIC की टोटल संपत्ति कितना है? 34 लाख करोड़ रुपया। इसको अगर डॉलर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल हो जाती है 463 अरब डॉलर, यानी 463 बिलियन डॉलर। इसको एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ अच्छे पॉइंट भी दिए गए। कागज रहित कोर्ट की ओर बढ़ता देश। देखिए यहाँ पे कुछ चर्चा किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टॉपिक में कभी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के देश में अभी तक क्या क्या हो रहा है, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं कभी अलग से वीडियो बना करके चर्चा कर दूंगा। बहरहाल ई कोर्ट क्या होता है? ई कोर्ट में क्या होता है कि जो वकील होते हैं या जज होते हैं, नॉर्मली सभी लोग जो है बिना किसी कागज़ के पहुंचते हैं, ऑनलाइन सारे कागज़ को एक्सेस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीज़ों को सुनाया जाता है। तो ई कोर्ट बेसिकली परियोजना यही हुआ कि वकील कहीं और बैठा रहे, उसके बाद जज कहीं और बैठा रहे और इस तरह से मुकदमा की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से हो और डिसीजन सुनाए, किसी कागज़ पर डिसीजन ना लिखा जाए और उसकी जो है उसका सॉफ्ट कॉपी नॉर्मली प्रोवाइड कर दिया जाए। बेसिकली इसी परियोजना को ई कोर्ट परियोजना कहते हैं। ई कोर्ट परियोजना की शुरुआत 2005 में हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2005 में ई कोर्ट योजना की शुरुआत किया गया था। लेकिन अब सोच के देखिए कि 2005 में इसकी शुरुआत हुआ है, लेकिन हैदराबाद देश का पहला ई कोर्ट बना था जो जुलाई 2016 में बना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2005 में ई कोर्ट की शुरुआत हुई है, लेकिन 2016 में पहला ई कोर्ट बनने वाला हाई कोर्ट हैदराबाद हाई कोर्ट है। अब क्या हुआ है कि ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि चर्चा में है कि हमारे देश के जो एक जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, वो क्या हुआ कि केरल में ई फाइलिंग पेपरलेस कोर्ट और ई ऑफिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन उन्होंने किया है। अब देखते हैं ई कोर्ट के माध्यम से क्या होता है। डिजिटल माध्यम से क्या होता है कि तकनीक पारदर्शिता आती है, सिस्टम में पारदर्शिता आती है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपने कुछ बोला है तो कल के डेट में आप पलट नहीं सकते हैं, चूँकि आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है, आपका वीडियो बन चुका है। तो इसलिए डिजिटल माध्यम से क्या होगा कि पारदर्शिता आएगी। अच्छा, ई कोर्ट बनने से और क्या फ़ायदा है? सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि ई कोर्ट बनने से 110 करोड़ कागज़ प्रति वर्ष बचते हैं। A4 साइज का जो पेपर होता है नॉर्मली, वो 110 करोड़ पेपर का यूज होता है प्रति वर्ष कोर्ट में। अब सोच के देखिए 110 करोड़ पेज का प्रत्येक वर्ष यूज होता है कोर्ट में। तो अगर हमारा ई कोर्ट सिस्टम हो जाएगा तो 110 करोड़ पेज तो बच जाएगा। 110 करोड़ पेज बच जाएगा तो आप सोच के देखिए कि कितने पेड़ पौधे बच जाएंगे। चूँकि कागज़ बनता है पेड़ पौधे से, पेड़ पौधे के काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें हमें फाइट करने में भी आसानी होगी। और साथ ही साथ इसको आप इस रूप में भी जोड़ कर देख सकते हैं कि हमें नेट न्यूट्रल करना है 2070 तक। उसके लिए भी आवश्यकता है कि हम ई कोर्ट को बढ़ावा दें।
क्योंकि हमें कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी, और कागज़ की ज़रूरत अगर नहीं होगी तो हमें पेड़ पौधे काटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट है। साथ ही साथ राइटर का ये भी कहना है कि लगभग 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में वर्तमान में, कई बार हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अच्छा, अब चुनौती क्या है भारत में? ई कोर्ट की राह में क्या क्या चुनौतियाँ? भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित संरचना का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बेसिकली। अगर अभी भी आप जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइएगा और जाकर के देखिएगा तो जज के बैठने का ढंग से व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग ऑर्डर पर्याप्त नहीं है, पुराने पैटर्न पे सब कुछ है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लाना है तो उससे पहले जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल। अधिकांश भारतीय जनता अशिक्षित है और तकनीक के प्रति असहज है, और न सिर्फ जनता बल्कि पुराने जो जज हैं वो भी तकनीक के प्रति असहज हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई अगर होता है तो साक्ष्य की स्वीकार्यता और प्रामाणिकता पे संदेह है। अगर डिजिटल माध्यम से सुनवाई होता है तो ऐसी कंडीशन में जो साक्ष्य है, जो उनकी प्रामाणिकता और स्वीकार्यता को लेकर के संदेह निश्चित तौर पे उत्पन्न होता है। हो सकता है कि जो अपोजिट पार्टी होगी वो जबरदस्ती उनसे गवाही दिलवा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। असमय बिजली कट जाना, बिजली भी देश में काफ़ी बड़ी समस्या है कि असमय बिजली कट जाएगी। अगर बिजली कट जाएगी तो फिर सुनवाई कैसे होगी? देश में 4.5 करोड़ से ज़्यादा कोर्ट केस पेंडिंग है सितंबर 2021 की डाटा के अनुसार। तो ये सारी की सारी समस्या वर्तमान में डिजिटल कोर्ट को लेकर के या ई कोर्ट को लेकर के। और ई कोर्ट को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कोर्ट रूम अच्छा बनाइए, कोर्ट रूम में सारा का सारा व्यवस्था दीजिए, कोर्ट रूम में आप सारे की सारी तकनीक का व्यवस्था दीजिए। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की आवश्यकता है, और इसी बात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने भी कई बार सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि आप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए। जल को जीवन का अभियान, प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूँ कि 1 जनवरी से कुछ न कुछ अच्छा आपके लिए इम्पोर्टेंट आता है डाटा पर्सपेक्टिव से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डाटा आप लोग नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसको कट करके मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ आपके लिए। प्रधानमंत्री के सपनों का रंग भरेगा आर.ए.डी. का कहाँ पे है? तो बेसिकली आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना है जो लालगंज में है, और वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। और ये लालगंज कहाँ है? तो रायबरेली में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अकेली दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है चंडी। तो ब्रिटिश सेना में क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर हैं कैप्टन हरप्रीत चंडी, भारतीय मूल की हैं, और ये अकेली दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं अभी देख रहा हूँ इस न्यूज़ को, मुझे लग रहा था कि 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ आना चाहिए था। हुआ क्या है कि जिस तरह से परमाणु खतरा बढ़ रहा है विश्व में, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से रूस के सैनिक यूक्रेन के तट पे आ चुके हैं, और यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध कभी भी हो सकता है। रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध होगा या रूस यूक्रेन को अधिग्रहण करेगा, तो वैसे कंडीशन में अमेरिका या अन्य यूरोपीय देश रूस के खिलाफ युद्ध करना शुरू करेंगे। और रूस भी परमाणु शक्ति संपन्न है, अमेरिका भी परमाणु शक्ति संपन्न है। तो परमाणु युद्ध होने का खतरा एक तो रूस और अमेरिका के बीच में है, दूसरा है कि अमेरिका यूएसए और चीन के बीच में। यूएसए और चीन के बीच में ताइवान के इशू को लेकर के चीन लगातार ताइवान को अधिग्रहण करने की बात करता है। यूएसए कहता है कि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो फिर हम आपके साथ टक्कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यूएसए और चीन के बीच में भी परमाणु खतरा है, भारत और चीन के बीच में भी परमाणु खतरा है। तो ऐसी कंडीशन में जो विश्व के 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ही परमानेंट सदस्य हैं, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों ने कहा है कि परमाणु की एक साझा बयान जारी करके कहा है कि परमाणु हथियारों का हम प्रयोग नॉर्मली नहीं करेंगे, राइट। तो उसी को लेकर के यूनाइटेड नेशन के जो सचिव हैं उन्होंने कहा है कि ये अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है।
चलिए इतना ही न्यूज़ था, चलते हैं क्वेश्चन पे लौटते हैं आज के। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कल हमने डिस्कस किया था चिली को लेकर के। तो चिली में विश्व में सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है, लेकिन उत्पादन के दृष्टि से विश्व में चिली का नंबर दूसरा नंबर पे है। तो लिथियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चिली में है, लेकिन उत्पादन में दूसरा नंबर पे है। तो उत्पादन में पहला नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादन अगर पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडारक पूछा जाए तो वो आपको चिली है। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।